साक्षात्कार लेने के लिए प्रस्तुत हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकती हूँ। सबसे पहले आप हमें आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम है मोहम्मद रियासत अली। आपका पद क्या है और आपको इस पद में आने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ हुई? वैसे तो जब हमने ये विद्यालय ज्वाइन किया था तब मैं एक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ था, लेकिन धीरे धीरे 3-4-5 साल की मेहनत के बाद जब मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल सर को और हमारे एमडी सर को ये लगा कि हाँ कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने मुझे इस सहायक अध्यापक पद से प्रोमोट करके कोऑर्डिनेटर, जिसे संयोजक बोलते हैं, संयोजक के पद पर नियुक्त कर दिया। आज मुझे लगभग 6 साल गुजार गए इस पद पर कार्य करते हुए। आप हम बता सकते हैं आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बिल्कुल, मेरी प्राइमरी शिक्षा जो हुई है वो एक चैरिटेबल स्कूल जो कि कक्षा 1 से लगा के, जिसमें NCPNC की भी क्लासेस थी, 1 से NCPNC से लगा के कक्षा 8 तक वहाँ पर हुई है। और उसका नाम था मदरसा इरशादुल इस्लाम, जहाँ पर हर तरीके की, हर सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती थी, साथ में उर्दू और अरबी की भी शिक्षा दी जाती थी। तो मैंने वहाँ पर रहकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई की और मैंने सारे सब्जेक्ट की, सारे विषयों को पढ़ा है बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने उर्दू अरबी भी वहीं से पढ़ी हुई है। आपने अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना किया है? वैसे तो सभी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। हर व्यक्ति अपने लिए एक महापुरुष की तरह होता है। अगर वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता है, योगदान देता है, तो वो हर व्यक्ति के जीवन में। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे जीवन में, तो मेरा जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा है। मैं जब छोटी क्लास में पढ़ा था तो परिवार थोड़ा सा बड़ा होने के कारण थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहती थी। तो उसके बाद क्या था कि जैसे जैसे मैंने कक्षा 8 पास किया, पढ़ने में मेरी रुचि बहुत अच्छी थी। मैं चाहता था कि मैं साइंस साइड से पढ़ूँ, डॉक्टर बनूँ, मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। लेकिन किसी कारणवश मैंने साइंस स्ट्रीम को मैं नहीं चूज़ कर पाया। तो कक्षा 8 के बाद फिर मैंने 9th की पढ़ाई की। 9th की पढ़ाई करने के बाद फिर हाई स्कूल करने के बाद फिर कुछ ऐसा पारिवारिक समस्याएं रही कि मुझे फिर मैंने ये अच्छा, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं कोई भी काम करूँ अपने दम पर करूँ। हमेशा मैं दूसरों से हेल्प लेना कम पसंद करता हूँ, खुद काम करने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। एक स्वावलंबन का मतलब अगर मैं कहूँ, बचपन से ही मेरे अंदर एक वो थी, आप कहेंगे कि एक क्वालिटी विशेषता थी, और वो मैंने सीखी थी अपने अध्यापकों से। मैं उनको दिखता था कि वो ये नहीं था कि वो किसी काम के लिए किसी को बुलाए, वो अपने आप ही करते थे। तो मैं भी ये चाहता हूँ, मैं भी ये हमेशा बचपन से चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं परिवार के लिए भी कर सकूँ। तो मतलब जिम्मेदारी का एहसास था। तो हाई स्कूल करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू की और उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई की, अपने आप जॉब की, अपने आप पढ़ाई की। उस समय एक जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने सीखी है, जिसको लोग कठिनाई कह सकते हैं, मेरे लिए वो एक वरदान की तरह है कि मतलब समय रहते आप अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास आपको हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारियाँ आप उठाना शुरू कर देंगे, अपने परिवार में सहयोग, अपने माँ बाप को सहयोग देना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी दुनिया का जो सच है वो आपको समझ में आ जाएगा और आप फिर अपना रास्ता नहीं बदल सकते। फिर आप हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे। किसी भी प्रकार की जो अरेखताएँ समाज में होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, वो सब आपसे अछूती हैं। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि जीवन में कठिनाइयाँ सभी की होती हैं। कठिनाइयों से सामना करने के लिए उसके आपको जो साधन हैं उनको ढूंढना चाहिए और उनको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। हर काम में अपने परिवार को, अपने दोस्तों को शामिल करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए और जिम्मेदारी का अपने वहाँ निभाना चाहिए। तो मुझे लगता है वो कठिनाई नहीं, वो एक तरीके का अवसर होता है जो ईश्वर हर इंसान को देता है। आपके जीवन में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मेरे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं देखूं तो मैंने मतलब बचपन में मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन जैसे जैसे मैंने कक्षा 8 पास किया तो वो चीज़ मैंने छोड़ दी। उसके बाद फिर मेरा एक ही सपना था, सपना कह लो या मेरा ये कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी कि मैं अपने परिवार के आगे बढ़ने में अपना सहयोग दे सकूँ। मेरा एक यही सपना आज भी मेरा ये है कि मैं अपने परिवार के लिए क्या ना क्या कर सकता हूँ, मतलब जितना मैं मुझसे हो सके मैं अपने परिवार के लिए। तो मैं ये अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं घर में बड़ा हूँ और मैंने अपने परिवार के लिए मतलब किया, सभी करते हैं, मैंने भी किया है। मैं उसके लिए वो एक उपलब्धि मानता हूँ जो भी मैंने अपने परिवार के लिए किया है। सब मैंने अपने
माता पिता के लिए कुछ किया, अपने भाई बहनों के लिए कुछ किया, तो मैं उसको एक उपलब्धि मानता हूँ कि मैं कर पाया वो चीज़, है ना। बहुत बार होता है कि कहते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए, मुझे वो चीज़ हासिल है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को अपनी उपलब्धि मानते हैं, जैसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, भगवान ने हमारे भाग्य में जो लिखा है मुझे मिलता रहेगा, लेकिन उस भाग्य में जो मेरे पास आया है उसको कैसे मैं अपने परिवार के साथ बांट सकूं, वो उपलब्धि होनी चाहिए, है ना। वो मेरे लिए वो उपलब्धि है। तो मैं आज तक जो भी अपने परिवार के लिए कर पाया हूँ मेरे लिए उपलब्धि है। आज मैं यहाँ पर संयोजक के रूप में हूँ, तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने अध्यापकों के लिए जितना ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, जितनी अच्छी ट्रेनिंग उनको दे पाऊँ, बच्चों को जितना मोटिवेट कर पाऊँ आगे के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके संस्कारों के लिए, मेरे लिए वही उपलब्धि है। मेरा बच्चा अगर आगे बढ़ता है मेरे लिए वो उपलब्धि है, मेरे परिवार का नाम रोशन होता है मेरे लिए वो उपलब्धि है। तो मेरे लिए वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लोग एक मतलब नहीं उतना बड़ा मानते हैं, मेरे लिए वही उपलब्धि है। आप अकेले पूरा विद्यालय कैसे संभालते हैं? मैं अकेले तो नहीं संभालता हूँ, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। जैसा मैं सोचता हूँ, अगर आप किसी इवेंट में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्था में हैं, तो आप कहें कि आप अकेले सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। आपके साथ आपकी पूरी टीम होती है, पूरी टीम। मैं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है मेरी, और सभी का सहयोग बराबर का है। कई बार मेरा सहयोग सबसे कम होता है। पर्दे के पीछे का जो हीरो होता है, पर्दे मूवीज देखी हैं तो उसमें मूवीज में, थिएटर में सब सामने कौन होता है? हीरो, नायक नायिका आती है, लेकिन उनके एक्टिंग के, उनके मैसेज जो वो दे रहे हैं उसके पीछे के जो हीरो होते हैं असल में वही रियल लाइफ हीरो होते हैं। तो मैं जो बताऊँ कि मैं स्कूल में अगर मैं कुछ करता हूँ, मुझसे कुछ होता है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। मेरे पर्दे के पीछे के जो हीरो हैं वो मेरे अध्यापक हैं, मेरा मैनेजमेंट है, मेरे प्रिंसिपल है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मैं सोचता हूँ वो ऐसे पॉसिबल ही नहीं जब तक मैं टीम वर्क में काम नहीं करूँ, है ना। तो मेरे लिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं कितना कर पा रहा हूँ या मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरे अध्यापक, मैं, मेरा मैनेजमेंट, सब लोग मिलकर हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तब जाके हम कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और वो फिर बिल्कुल सबके सामने आती है। आपका पसंदीदा विषय क्या है और क्यों? मेरा पसंदीदा विषय है सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने MA इंग्लिश से किया है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ले रखी थी, भूगोल ले रखी थी। उसके बाद जब मैंने एज ए अध्यापक, एज ए टीचर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो मुझे 2-4 सालों के बाद SST सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मौका मिला। जब मैं उसको पढ़ा रहा था तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि सामाजिक विज्ञान ही ऐसा विषय है जिससे अपने देश, अपनी भूमि, अपने संस्कार, अपने इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा विषय है जो आपके पीछे से लगाकर और आपके भविष्य के तक, आपके चारों ओर की चीजों से आपको रूबरू कराता है। तो मेरा रुचि जो है सामाजिक विज्ञान में बढ़ती चली गई, मैं उसको पढ़ाता चला गया। उसके बाद मैंने एक बार डबल एड में हिस्ट्री से भी किया है, और मैं अभी भी मुझे कोई हिस्ट्री किताब मिलती में पढ़ता हूँ। तो मेरा अगर सबसे अच्छा सब विषय आप मानते हैं तो वो है सामाजिक विज्ञान, और उसमें अगर आप जाएंगे तो इतिहास। आप विद्यालय के शैतान बच्चों को कैसे संभालते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये शब्द नहीं ठीक है, शैतान कोई नहीं होता है। ये हम लोग यूजुअली यूज करने लगते हैं कि शैतान, बच्चे शैतान है, बच्चे शैतान नहीं होते, बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बच्चे सृजनात्मक कार्य करते हैं। कई बार वो बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग होता है, बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग जैसा हम सोचते नहीं है वैसा वो कर जाते हैं, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, वो शैतान है। वो ज़्यादा अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो शैतान है, वो क्लास बिगाड़ रहे हैं। वो ज़्यादा इधर उधर की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो शैतान है। नहीं, ऐसा नहीं, वो शैतान नहीं होते। वो बियॉन्ड ऑफ द थिंकिंग काम कर रहे हैं, बियॉन्ड ऑफ द लिमिट काम कर रहे हो, तो उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, उसका हमें विश्लेषण करना चाहिए कि बच्चे जो कर रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या थिंकिंग, क्या मेंटालिटी है, क्या सोचना है उनका। जो बच्चे थोड़े से एक्टिव होते हैं, जो बच्चे सृजनात्मक कार्य करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव काम करते हैं, उन्हीं बच्चों को अक्सर शैतान कह दिया जाता है, जबकि वो शैतान नहीं होते। उनके पास एक नया स्किल होता है जो ईश्वर ने उनको दे रखा है, और सभी बच्चों को दे रखा है। तो हमको उनके सृजनात्मक जो उनका कौशल है, क्रिएटिव स्किल है, जिसको हम शैतानी की परिभाषा में देते हैं, उसको विश्लेषण करना चाहिए, और वहां से हम उनकी उस एनर्जी को, स्किल को निकालकर, कौशल को निकालकर
दूसरी चीज में जहां से वो कुछ सीखे उसमें उसको परिवर्तित कर देना चाहिए। बच्चे शैतान नहीं होते, बच्चे क्रिएटिव होते हैं हमेशा। आप इतनी कठिनाइयों के बाद भी इतने संवेदनशील कैसे हैं? कठिनाइयां देखिए एक जीवन का हिस्सा है। अगर आप समझ जाते हैं कि समस्या 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 समस्या, आप इसी का रोना रोते रहेंगे तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। और समस्या, इश्यूज है ना, इसको चैलेंजेस बोलते हैं, वो एक जीवन का हिस्सा है। जिस इंसान के पीछे समस्या नहीं है, जिस इंसान के आगे चैलेंजेस नहीं है, उसको सीखने का कोई मौका ही नहीं होता। आपके सामने समस्या है, समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको सीखने का मौका दिया है ना। आपके सामने चैलेंजेस हैं, इसका मतलब आपको एक अवसर दिया है कि उस समस्या से निकलकर, उस समस्या को फेस कर, सामना करके आप एक कदम आगे बढ़ें। जब आप इस चीज को एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे, एज ए अवसर लेंगे, तब आप उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता भी निकालेंगे, है ना। तो वो वहां पर एक नई चीज आप सीखेंगे, और जब आप वो चीज नहीं सीखेंगे तो वही चीज अपने अध्यापकों में इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको बताएंगे, अपने बच्चों में बताएंगे, और समस्या का रूमर होते रहेंगे। तो समस्या तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसके पास समस्या नहीं है? सभी का समस्या है। असल में वो समस्या नहीं है, वो है चैलेंजेस, जो जीवन का हिस्सा है। आपके जीवन में उपलब्धियों में सबसे ज्यादा सहयोग आपको किससे मिला? मेरे जीवन की उपलब्धियों में अगर सबसे बड़ा सहयोग मैं मानता हूं तो मेरे अध्यापक। मैं आज भी जब भी कक्षा में जाता हूं और कुछ भी प्रेजेंट करता हूं, इवन मेरे बोलने का तरीका, मेरे चलने का तरीका, मेरे बातों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो सब मेरे अध्यापकों से मैच करता है। मैं तब जब मैं पढ़ता था तब मैंने इस चीज को कभी सोचा नहीं था, कभी इमेजिन नहीं किया, लेकिन जब आज वही चीज करता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो मेरे उस टीचर की क्वालिटी है, ये तो मेरे उस टीचर की क्वालिटी है। हम सबसे पहले अपने टीचर को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। मैं अगर एज ए अध्यापक की मैं बात करूँ, उसके बाद हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, इन सबका सहयोग है, और वर्क प्लेस की अगर बात करूँ तो मेरे अध्यापकों का सहयोग है, और यही सारी चीजें मेरे काम को आसान बनाती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और सबसे अच्छा लगा कि कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो मेरे जीवन के थे, इसको मैंने कभी अंदर दबा के रखा हुआ था, वो मैंने आप लोगों से बताया। और इसका बताने का एक सिंपल सा मकसद यही है कि आप भी उन चीज़ों से सीखें और उस चीज़ को आत्मसात करें, अपने जीवन को सही पथ पर डालें। जीवन अगर सही पथ पर है तब आप अपने आप का भी भला कर सकते हैं, अपने दोस्तों का भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपने विद्यालय का परिवार का भला कर सकते हैं, और साथ साथ में अपने समाज और देश का। लेकिन अगर आप रास्ता भटक गए हैं, आप रास्ते पर नहीं हैं, तो फिर आप अपना भी नुकसान करेंगे, परिवार का भी नुकसान करेंगे, और अपने समाज और देश का भी नुकसान करेंगे। तो मेरा ये सब बताने का मकसद, जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया है आपको, उसका इतना है कि आप उस चीज़ को समझें, उसको आप चेक करें, और अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज का नाम धन्यवाद।